सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माई चैनल अगेन। भाई आप थंबनेल में टाइटल देख के समझिए गए आज मैं आपको किस बारे में बता रहा हूँ कि वीडियो किस बारे में। तो भाई हाँ, मैं आज आपको फोर्ड फीगो जो मेरे पास थी पहले, मैंने आप खैर अब कार वो सेल कर दी, इसी साल मैंने सेल की थी। ठीक है, तो आज मैं आपको उसका एक ओनरशिप वीडियो बनाने वाला हूँ। तो भाई अब आप लोग बोलो कि भाई कार है नहीं तो ओनरशिप वीडियो बनाओगे कैसे। तो भाई देखो, मैं आपको उसका पॉजिटिव नेगेटिव और अब मैंने उस कार में क्या क्या पार्ट्स चेंज करे हैं वो मैं आपको बताएगा। कॉमन प्रॉब्लम्स भी आपको इस कार में बताऊंगा क्या आप क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो देखो कॉमन प्रॉब्लम हर गाड़ी में आती है, इवन टोयोटा में भी प्रॉब्लम आती है। गाड़ी में तो ऐसे नहीं कि ये गाड़ी आप ना लो, भाई देखो मेरी तरफ से तो रिकमेंडेड है। मैं आपको बहुत सारे अपनी वीडियोस में भी बताई होगी, मैंने आपको अपनी ब्लॉग वाली वीडियो में भी बताई थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं आई बटन में उसका लिंक डाल देता हूँ। तो मैंने बहुत सारी जगह बताया कि मैंने हाँ वो गाड़ी थी बहुत बढ़िया थी, उससे बाकी गाड़ियों को कंपेयर भी करता था। ठीक है, तो अब इसी बारे में बात करेंगे। तो मैं आपको बता दूं, मेरी जो गाड़ी थी वो फोर्ड फीगो डीजल 2014 की थी। मतलब जो फर्स्ट जनरेशन फेसलिफ्ट जो फीगो का आया था मेरे पास वो था। तो टाइटेनियम का टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट था मेरे में, जिसमें आपको 2 एयरबैग और ABS EBD मिल जाता था। ठीक है, तो भाई उसी के बारे में बता रहा हूँ। तो भाई चलो वीडियो शुरू करते हैं। और अगर पॉसिबल हुआ, क्योंकि मैंने अपने किसी जानकार को सेल की थी वो गाड़ी, उसकी वैल्यू क्या थी वो भी आपको बता दूंगा बाद में। तो भाई अगर मेरे से पॉसिबल हुआ तो मैं कार वो आपको दिखा भी दूंगा, शायद चला के भी दिखा दूंगा भाई। बहुत अच्छी ये गाड़ी थी। ठीक है, और जो फीगो ऑन कर चुके तो भाई आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि वो गाड़ी आपको कैसी लगती थी, या आपने बेच दिया अभी भी वो गाड़ी आपके पास है या नहीं। तो भाई चलो वीडियो शुरू करते हैं। मैं आपको इसके पॉजिटिव नेगेटिव्स और क्या क्या पार्ट्स मेरी गाड़ी में चेंज हुए वो शेयर करूँगा। चलो भाई ठीक है, चलो वीडियो शुरू करते हैं। हाँ जी भाई, तो वीडियो शुरू करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, मैंने यहाँ पर अपने सारे के सारे पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स और क्या क्या पार्ट्स चेंज हुए वो भी मैं लिख चुका हूँ। तो भाई मैं आपको बता देता हूँ कि जो कार थी मेरी 2014 में हमने ली थी। ठीक है, तो मैं कुछ फ़ोटोज़ भी यहाँ पर शेयर कर देता हूँ, मेरे पास कार की कुछ फ़ोटोज़ भी हैं। ठीक है, तो जब हम वो कार ले रहे थे तो हमने कौन कौन सी गाड़ी देखी, तो मैं आपको बताता हूँ। हमने देखी थी एक तो i20 देखी थी, एक इको स्पोर्ट हम देख रहे थे, और हम देख रहे थे एक फोक्सवैगन की पोलो भी देख रहे थे। उस समय TDI जो 1.5 TDI आया था वो हम देख रहे थे। ठीक है, तो हम लोग गए, तो मैं भाई तब छोटा था, मैं आपको बताऊँ तब मैं शायद से आई वॉज इन 6th या 5th, मेरे को अच्छे से ध्यान नहीं, मैं शायद से हाँ 6th में ही था मैं। ठीक है, तो भाई हम लोग गए इको स्पोर्ट देखने। तो इको स्पोर्ट ना कुछ पसंद नहीं, हमें लगा बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है, ख़राब क्या हो जाए। तो उस समय वही चीज़ होती थी ना कि मेंटालिटी होती थी, तो उस वजह से। तो उससे पहले हमारे पास विस्टा थी, तो विस्टा ने भी कोई प्रॉब्लम नहीं दी थी हमें। ठीक है, तो उस समय ना मेरा मन अचानक से डोल गया फीगो पे। ऑरेंज कलर की एक बहुत अच्छी बढ़िया फीगो लग रही थी मेरे को। मैंने फिर एक भैया थे मेरे, भैया मतलब इन द सेंस कज़न ही थे, तो मैंने उनको कहा यार ये गाड़ी लेते, मेरे को बहुत अच्छी लग रही है। तो फिर उन्होंने भी देखा, गाड़ी चेक करी, स्पेस वगैरह देखा कि कैसे क्या है, वो उनको भी पसंद आ गई। ठीक है, तो हमने कहा यार ये गाड़ी अच्छी है, इसको लेना चाहिए इको स्पोर्ट को, मतलब सॉरी फीगो को। ठीक है, तो उस समय मेरा तो मन नहीं था इको स्पोर्ट लेने का, उस समय कि मैं मन डोल गया था फीगो पे, छोटा बच्चा था मैं। ठीक है, तो फिर मैंने जब हम घर गए, जब पापा आए तो पापा को मैंने कहा कि पापा फीगो ले लेते, इको स्पोर्ट से बेटर मेरे को अच्छी लगी। तो पापा ने भी कहा कि नहीं फीगो ही लेते हैं, कि फीगो उनको भी बहुत ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी लग रही थी, गाड़ी रिलायबल भी लग रही थी। कि उसका इको स्पोर्ट का ना फर्स्ट लॉट चल रहा था और बहुत सी उसमें भी प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो पापा ने कहा फीगो ले लेते हैं। फीगो एक पुराना प्रोडक्ट है, ट्रस्टेड भी है। वो हमने बुकिंग वगैरह करा दी गाड़ी की। फिर हमको जो ऑन रोड पड़ी थी 7,20,000 की पड़ी थी। एक्सपीरियंस की बात करो तो भाई डिलीवरी एक्सपीरियंस, तो भाई गाड़ी का डिलीवरी एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया था। मेरे पास फोटो होगी तो मैं डाल दूंगा। ठीक है, तो भाई गौरव जी थे, मेरे को नाम पूरा नाम याद नहीं, लेकिन गौरव जी थे। अभी तो खैर वो हुंडई में है, अगर किसी को हुंडई की गाड़ी लेनी होगी तो बता देना। आप मेरे को मेल कर देना, मैं यहाँ पर मेल ID लिख देता हूँ, तो मैं उनका नंबर दे दूंगा, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो मेरा नाम लेके। ठीक है, तो और चीज़ों की बात करें तो भाई वो गाड़ी मेरे को 7,20,000 की पड़ी थी, टॉप ऑफ द लाइन टाइटेनियम, जिसमें आपके 2 एयरबैग, अलॉय व्हील्स और ABS EBD और म्यूजिक सिस्टम आपको सारा कंपनी से मिल जाता था। ठीक है, तो भाई गाड़ी ऐसे चलती 8 साल भाई उस गाड़ी ने, ज़्यादा कोई प्रॉब्लम्स आई उस गाड़ी में, लेकिन ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं आई। ठीक है, हमने अच्छे से रखी उस गाड़ी को, मेंटेन रही पूरी, बाहर छिड़वाई नहीं। बाहर जब भी वो गाड़ी छिड़ी तो प्रॉब्लम आई थी उसमें। ठीक है, कंपनी बोलती थी कोई दिक्कत नहीं आती। हाँ, एक चीज़ और थी, अगर उस गाड़ी में कोई प्रॉब्लम आई और वो कंपनी पे जाके ठीक हुई है तो भाई वो प्रॉब्लम दोबारा आई नहीं है। फोर्ड की सर्विस भी बहुत अच्छी थी। पहले एक चीज़ आपको बता दूं, सर्विस ना इनिशियल जब हमने 2015-16 तक महंगी थी, उसके बाद फीगो की सर्विस हमारी सस्ती हो गई। हमारा जो बिल आता था सर्विस का 8 to 9,000 आता था, मतलब जो बेसिक एकदम सर्विस होती थी।
8 to 9 थाउजेंड हमारा आता था, 8 to 12 थाउजेंड हमारा आ जाता था। लेकिन जैसे फोर्ड ने प्राइसेस डाउन किया, तुम्हारा 5 to 6 थाउजेंड से 5,000 बेसिक का और 6,000 मेजर सर्विस का हमारा आता था। ठीक है भाई, तो ये बात होगी कार की ओवरऑल की। तो और आपको तो मैंने उस गाड़ी को चलाना भी सीखा था, तो उसके हिसाब से भी अब मैं आपको पॉजिटिव नेगेटिव्स बता देता हूँ। तो भाई सबसे पहले पॉजिटिव्स की बात कर लेते हैं। तो भाई सबसे पहले मैं जैसे आपको दिखाया, तो मैं इससे पढ़ के बता रहा हूँ आपको। तो सबसे पहले इसका गाड़ी का पॉजिटिव था बिल्ड क्वालिटी। ठीक है, तो भाई इस गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी बहुत स्ट्रांग थी, बहुत मजबूत गाड़ी थी। आपने शायद से ओल्ड फीगो के भी एक्सीडेंट मैंने देखा था, इसमें गाड़ी 3-4 बार पलट गई, फिर भी लोगों को बचा लिया था इसने। ठीक है, खैर ग्लोबल एनकैप में तो इसको 0 मिला हुआ है। 0 मिला है इसलिए क्योंकि उसका ना उसमें जो वेरिएंट है उसमें एयरबैग नहीं थे, उस वजह से इसको 0 मिला था। हालांकि जो बॉडी शेल था वो स्टेबल पाया गया था गाड़ी का। तो बिल्ड क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी थी। स्ट्रक्चरल बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ, ठीक है, ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी उसकी ओके थी, लेकिन स्ट्रक्चर बिल्ड क्वालिटी बहुत स्ट्रांग थी उस गाड़ी की। ठीक है, दूसरी चीज़ बात करें तो इंजन परफॉर्मेंस। तो भाई आपको बताया, तो इसका जो इंजन था ये 1.4 लीटर का ड्यूरो टॉर्क डीजल इंजन था, जिसकी पावर 69 bhp और टॉर्क मेरे को याद नहीं है टॉर्क कितना, 69 bhp थी उसमें पावर। तो भाई 4 सिलेंडर इंजन है, तो भाई पावर बहुत अच्छी थी। और आपको तो इसमें आपको टर्बो का जो किक है ना वो नहीं मिलेगा, लेकिन बहुत फन टू ड्राइव कार है। ठीक है, टर्बो की रेंज में आ कब रही है जा कब रही है पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो भाई बहुत बढ़िया गाड़ी थी, चलाने में बहुत मज़ा आता था। ठीक है, स्टीयरिंग फीडबैक हो, ड्राइविंग प्लेजर बहुत अच्छा था उसका। ब्रेकिंग भी बहुत अच्छी थी गाड़ी की। अब ब्रेकिंग से रिलेटेड एक चीज़ बताऊंगा, मैंने एक बार ना ब्रेक पैड बाहर से डलवा दिया, तो मेरी गाड़ी की ब्रेक्स उस वजह से स्पॉइल हो गई, एकदम से हो गई थी। उसके बाद से फिर कंपनी में जाके चेंज करा, तो भाई फिर ब्रेकों में जान आ गई एकदम, मतलब ब्रेक्स बहुत अच्छी थी उस गाड़ी की। ठीक है, और तीसरी चीज़ की बात करें तो क्वालिटी ऑफ पार्ट्स। तो क्वालिटी ऑफ पार्ट्स कैसे, मतलब पार्ट्स ड्यूरेबल थे, अच्छे खासे टिक जाते थे। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल जो क्लच प्लेट की, तो भाई मेरी क्लच प्लेट 1,10,000 किलोमीटर्स पे चेंज हुई थी। तो आप समझ लो भाई इस हिसाब से कि पार्ट्स कितने ड्यूरेबल होंगे दिल्ली जैसे शहर में, जो कि और आपको देखिए गाड़ी 3-4 लोगों ने चलाई है, खींच के चलाई है, उसके बाद भी इस गाड़ी की क्लच प्लेट टिकी है। दो मोस्ट ऑफ द टाइम 95% ऑफ द टाइम गाड़ी सही चली है, लेकिन जब 3-4 बंदों से चल जाती तो भाई आप समझ सकते हो गाड़ी का वेयर एंड टेयर होता। तो 2 से 3 साल 3-4 बंदों ने गाड़ी चलाई है, उसके हिसाब से भी क्लच प्लेट अच्छी खासी टेकी है इसकी। ठीक है, और चीज़ों की बात करें तो उसमें पार्ट्स मेरे जैसे ब्रेक पैड में आपको तो मेरे 80,000 किलोमीटर्स पे घिस गए थे, तब मैंने चेंज करे थे, तो इससे भी आप समझ सकते हो। ठीक है भाई, तो और बता दो मेरे जो फ्रंट हेडलाइट्स है उनका वो भी बल्ब चेंज नहीं हुआ था। 7th ईयर में बल्ब उसका एक पार्किंग बल्ब खराब हुआ था, बाकी मेरी गाड़ी का हेडलाइट का कोई बल्ब खराब नहीं आता, ना फॉग लाइट का खराब हुआ था। ठीक है, तो भाई और जो इसका चौथा इंपॉर्टेंट है एसी परफॉर्मेंस। भाई इसका एसी आपको बताओ ना, मतलब बड़ी बड़ी गाड़ियाँ फेल है, इनोवा का एसी फेल है इसके एसी के आगे। मतलब जो फोर्ड ओनर्स होंगे भाई, फोर्ड का नाम चलता है एसी की वजह से। भाई फोर्ड का एसी बहुत स्ट्रांग है, 40-50 डिग्री भाई कितना भी हो बाहर, ठंडा कर आपको 5 मिनट में ठंडा कर देगा ये। ठीक है, और पांचवी चीज़ बता तो ऐसे कार के रिलेटेड नहीं, लेकिन ओवरऑल फोर्ड के हिसाब से कहूँ तो सर्विस एक्सपीरियंस भाई एक नंबर का सर्विस एक्सपीरियंस था। दो मैं कहूँगा पार्ट्स में मेरे को प्रॉब्लम आई थी कि जैसे आपको जैसे क्लच प्लेट जैसा वेयर एंड टीयर का पार्ट, मेरी गाड़ी 1 महीने खड़ी रह गई थी। फिर मैं तंग होके अदीप फोर्ड वैशाली पे गया, तो मैंने वहाँ पर कराई। तो भाई उन लोगों ने कहा कि आ जाओ, सब कुछ अवेलेबल है। उन्होंने खैर टाइमिंग का थोड़ा प्रॉब्लम था, बाकी मेरे को कोई प्रॉब्लम है। सर्विस एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया था, बीच बीच में जाके देख भी रहा था। टेक्नीशियन भी मेरे को बता देते कि सर ऐसे ऐसे काम हो रहा है, तो ऐसे नहीं होता कि बहुत सारे टेक्नीशियन कहते कि सर आप चले जाओ प्लीज़, हमें डिस्टर्ब हो रहा है। तो ऐसे नहीं, भाई अच्छे से बता रहा था मेरे को कि गाड़ी में क्या क्या प्रॉब्लम थी, बहुत अच्छे से वो लोग करते थे, ट्रीट भी करते थे। ठीक, सर्विस कॉस्ट भी। और वो एक चीज़ होता है, कुछ होता है ना कि कंपनीज के कि भाई ये भी चेप दो ये भी चेप दो, भाई कुछ नहीं कहते थे वो लोग। कहते थे कि उन्होंने बस ये इशू बता दिया कि ये ऐसा इशू है, आप इसको करा लेना, इतना चल जाएगा किलोमीटर, बाद में करा लेना उसको। ठीक है, तो हम लोग भी उनके हिसाब से चलते, तो भाई टिक जाता था वो चीज़। जैसे आपको एक चीज़ बताओ, मेरे गियर बॉक्स की माउंटिंग तो जो थी वो क्रैक हो गई थी, लेकिन उन्होंने कहा था चल जाएगा, अभी चला लो, 10,000-12,000 किलोमीटर चल जाएगी। ठीक है, खैर प्रॉब्लम तो आई नहीं उसके बाद भी, 10-12 हज़ार में किलोमीटर उसके बाद भी चलाई गाड़ी। तो मतलब 10-12 हज़ार तो खैर नहीं, 3-4 हज़ार किलोमीटर चलाई थी, तो प्रॉब्लम तो तब तक आई नहीं। ठीक है, तो भाई और चीज़ों की बात करें तो बूट और इंटीरियर स्पेस। भाई बूट स्पेस उसका उस समय तो लार्जेस्ट था इन द सेगमेंट। जैसे आपको पता है कौन से सेगमेंट की गाड़ी थी, तो ये बहुत सारे लोग क्योंकि पहचान नहीं पा रहे होंगे भाई फीगो कौन से सेगमेंट कौन से लेवल की गाड़ी थी। तो एक तो ये आपकी स्विफ्ट से कम्पीट करती थी, एक ग्रैंड आइटन से, एक एटियोस लीवा और एक फीगो खुद थी। 4 गाड़ियाँ थी इस सेगमेंट में। ठीक है,
तो इटियोस लीवा तो भाई मेरे को तो पसंद ही नहीं ना, उसकी सेल मेरे ख्याल से उस सेगमेंट में हुई होगी। फीको का जो बूट स्पेस था 285 लीटर्स का इसका बूट स्पेस था भाई, बहुत अच्छा था, बहुत सारी चीज़ें आ जाती थी उसमें। इंडिका विस्टा से कंपेयर करो तो भाई उससे तो बहुत अच्छा बूट स्पेस था, तो भाई बहुत सारा सामान हम लोग ले जाते थे इस गाड़ी में, ठीक है। और इंटीरियर स्पेस की बात करो तो भाई इंटीरियर स्पेस भी अच्छा खासा था, मेन रिक्वायरमेंट थी स्पेस की, तो भाई स्पेस अच्छा खासा आ जाता था। दो मैं कहूँगा रेयर सीट है, उस पर 3 बंदे अडल्ट फुल साइज के कंफर्टेबली नहीं बैठ पाएंगे, क्योंकि अगर मैं कार दिखा पाया तो आपको दिखा दूंगा। तो उसमें क्या है, ट्रांसमिशन टनल है और वो चौड़ी भी नहीं है इतनी जितनी मैंने आपको फॉर्च्यूनर स्लाविया की वीडियो में भी बताई। अगर आपने वो दोनों वीडियो नहीं देखी तो आई बटन में मैं उसका लिंक डाल देता हूँ, वो वीडियो भी ज़रूर देखना। मैं जैसे आपको बताया कि वो हम थोड़ा चौड़ा, तो प्रॉब्लम उस वजह से नहीं आती है, तो उस वजह तो ये उतना चौड़ा भी नहीं कि आप पैर रख लो आसानी से, आपको दोनों सीट के नीचे पैर रखना ही पड़ता है, ठीक है। वह अदरवाइज लेग रूम हो गया, हेड रूम हो गया, हेड रूम थोड़ा सा कम था, मतलब 6 फुट का हो सकता है, सर टच हो जाए, अदरवाइज वो कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं था उसमें, लेग रूम वगैरह बहुत अच्छा था उसमें, ठीक है। तो भाई ये वो इसका कुछ 5-6 पॉजिटिव हो गया एक्चुअली, अब मैं दिखा भी देता हूँ आपको। तो ये देखो इसके कुछ ऐसे 6 पॉजिटिव्स हो गए, ठीक है। तो नेगेटिव्स की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसका जो नेगेटिव है भाई, इसकी जो इंटीरियर की जो प्लास्टिक क्वालिटी थी बहुत मतलब चीप फील होती थी, ठीक है। मतलब हर जगह से फ्लेक्स हो रहा था, बहुत सारी चीज़ें थी, खैर टूटा कोई नहीं, तो टूटता नहीं था, लेकिन भाई बट से प्लास्टिक क्वालिटी थोड़ी सी चीप थी उसमें, ठीक है। और हार्ड प्लास्टिक का तो कोई ऐसा वो नहीं है कि हाँ आपका वो होगा कि आपको मतलब इस सेगमेंट में तो खैर किसी गाड़ी में सॉफ्ट टच आते नहीं, तो मेरे ख्याल से स्विफ्ट में पहले आता था, मेरे ख्याल से नहीं आता होगा कि इस सेगमेंट में कोई इसी गाड़ी में आता था नहीं। उसके बाद लोकल मैकेनिक क्या है ना, इन गाड़ियों को टच नहीं करते, फोर्ड और फोक्सवैगन को तो शायद से फिर भी कर ले, फोर्ड की कोई गाड़ी मेरे साथ तो एक से एक्सपीरियंस नहीं आ रहा, लेकिन मैं बहुत सारी जगह सुना है कि लोकल मैकेनिक्स को टच नहीं करते, आपको सर्विस सेंटर जाना पड़ता है। तो आपको एक चीज़ बताऊँ, यहाँ पर एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि जैसे कि मैं जैसे क्लच प्लेट का आपको एग्जांपल है, जब मैं क्लच प्लेट रिप्लेस करा रहा था तो सर्विस सेंटर टाइम लगा रहा था, तो मैंने फिर बाहर भी रेट पूछा, तो कंपनी का और लोकल का रेट सेम ही 12,000 ही आ रहा था, बल्कि लोकल ज़्यादा बता रहा था मेरे को, 3,000 रुपये ज़्यादा बता रहा था। कंपनी में मेरा 12,000 आ रहा था, वो 15,000 बता रहा था, ये लेबर के साथ 15,000 बता रहा था कंपनी में। एजेंसी में मतलब 12,000 विद लेबर मेरा हो जा रहा था सारा, मैं कंपनी से करा भाई, वो भी एक चीज़ ठीक है, आप फिर लोकल मैकेनिक को देख के, और अगर प्राइजेस भी आपके सेम ही आ रहे, ठीक है। उसके बाद तीसरा जो नेगेटिव है किसका, हेडलाइट का रिस्पॉन्स। भाई मैं कहूँगा वन ऑफ द वर्स्ट हेडलाइट्स है इसकी, भाई बहुत गंदा थ्रो है। हाई बीम पे ना चला, मैं ये कहूँगा हाई बीम पे तो और गंदा थ्रो है। तो बहुत सारी गाड़ियों का था ना कि लो बीम पे थ्रो बहुत गंदा होता है, इसका भाई हाई बीम पे थ्रो बहुत गंदा है। अब लो बीम पे चला के फॉग लाइट ऑन कर लो तब तो फॉग लाइट का थ्रो अच्छा, फॉग लाइट में कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हेडलाइट्स का थ्रो बहुत पुअर है, बहुत गंदा रिस्पॉन्स है उसका, ठीक है भाई। तो एक पॉजिटिव मेरे को और याद है कि भाई जैसे मेरी गाड़ी डीजल थी और 8 साल चल गई थी, तो भाई साउंड उसमें बहुत कम थी, मतलब कभी कभार तो मेरे को पता ही नहीं चलता था गाड़ी स्टार्ट है, और स्मूथ बहुत चलती थी, ठीक है। स्टार्ट मतलब रिफाइनमेंट भी अच्छी खासी थी, वाइब्रेशन थी, डीजल इंजन में वाइब्रेशन होती है, लेकिन हाँ ये था कि इंजन साइलेंट रहता था, आपको अगर कोल्ड स्टार्ट एक बार हो गया उसके बाद आपका इंजन साइलेंट रहता था, ठीक है। तो ये बात हो गई पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स की। अब मैं आपको इसमें बताया था कि मेरे गाड़ी में पार्ट्स क्या क्या चेंज हुए हैं, कॉमन प्रॉब्लम्स की मैं एक अलग ही वीडियो बना दूंगा आपके लिए, ठीक है। और क्या क्या इंटरवल्स वगैरह थे मैं भी वो आपको बता दूंगा अगली वीडियो में, ठीक है। तो बात कर रहे थे क्या क्या पार्ट्स चेंज हुए, तो भाई हाँ ये देखो कुछ ऐसे मेरे पार्ट्स चेंज हुए थे गाड़ी के, तो करीब करीब 8 साल में 8 पार्ट चेंज हो गए, तो ऑन एन एवरेज हर साल एक पार्ट चेंज हो रहा था। तो भाई ऐसा नहीं है कि कभी ना कभी दिक्कत आई थी, देखो तो भाई देखो मैं आपको बता दूँ, गाड़ी चलेगी तो ख़राब होगी, वो कहावत होती है, तो सेम वही चीज़ वैलिड हो रही थी, यानी कि रोज़ न रोज़ कोई दिक्कत आ रही है, तो आप मैं जैसे बताया तो वो भी आपको पता चल जाएगा। तो मेरी गाड़ी का जो लिंक रॉड थी, एक लिंक रॉड होती है मतलब जो बॉडी को टायर को कनेक्ट करती है, तो वो मेरी एक बैंड थी, तो वो वारंटी के अंदर मेरी चेंज हो गई 10,000 किलोमीटर पे, ठीक है। मेरी तो गाड़ी के 2 इंजेक्टर्स फेल हो गए थे, वो मतलब खैर गाड़ी नॉकिंग नहीं कर रही थी, लेकिन आवाज़ आ रही थी एक अजीब सी, तो कंपनी पे जाके दिखाया तो उन्होंने अंडर वारंटी रिप्लेस कर दिया, 2 इंजेक्टर रिप्लेस कर दिए थे। उसके बाद मेरी एसी की वायरिंग, जब मेरी गाड़ी 3 साल पुरानी थी तो मेरी गाड़ी की एसी की वायरिंग जल गई थी, तो अच्छा वो आग नहीं लगी गाड़ी में, तो हम लोगों ने वो भी वारंटी में चेंज हो गई थी। मेरी गाड़ी में 3 साल या 1 लाख किलोमीटर की वारंटी मेरे को मिली थी, तो उसमें एसी की वायरिंग चेंज हो गई थी, मैंने एक्सटेंडेड वारंटी नहीं ली थी, ठीक है। उसके बाद मेरी 80,000 किलोमीटर पर मैंने ब्रेक पैड चेंज कराए थे। 80,000 किलोमीटर भाई एक बहुत अच्छा मार्क होता है कि आपके ब्रेक पैड जितने पे चेंज हो गए, और ये मेरे ख्याल से 4th ईयर 5th ईयर की बात है, ये 4th ईयर की बात है मेरे ख्याल से, तब मेरी गाड़ी के ब्रेक पैड चेंज हुए थे,
ठीक है। उसके बाद रियर लाइट के बल्ब मेरे पता नहीं 3-4 बार चेंज हो चुके हैं, क्योंकि एक तो हाई स्टॉप लैम्प का चेंज हो चुका है और 2 बार टेल लाइट के भी चेंज हो चुके हैं। ठीक है। और रेडिएटर फैन और सीवीटी जॉइंट बेसिकली स्टीयरिंग का ही पार्ट होता है। स्टीयरिंग के एक्सल में एक रबड़ का पार्ट होता है। ठीक है, वहाँ पर वो सीवीटी जॉइंट चेंज हुए थे, क्योंकि मैं मोड़ता था ना गाड़ी तो कर 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 की आवाज़ आ रही थी, तो वो मैंने एक बार चेंज करा लिया। सीवीटी जॉइंट्स मेरे को 5,000 के पड़े थे। रेडिएटर फ़ैन मेरे को बता दो तो रेडिएटर फ़ैन मेरे को पड़ा था करीब मेरे को याद नहीं एक्चुअली, मेरे ख्याल से 7,000 to 8,000 का मेरे को रेडिएटर फ़ैन रिप्लेस कराने में लग गया था। ठीक है। एसी की कूलिंग कॉइल मेरी 7th ईयर में ख़राब हुई थी, मतलब जब मैंने गाड़ी जब लास्ट ईयर था गाड़ी का मेरे साथ, उसी साल मैंने कूलिंग कॉइल चेंज कराई थी, तो वो थे 1,08,000 किलोमीटर पे वो चेंज हुई थी। ठीक है। और मेरी कूलेंट की बॉटल, पावर विंडो का एक स्विच था वो भी ख़राब हो गया था, और क्लच ओवरऑल मेरा वो थे 1,10,000 किलोमीटर पे। उसके बाद फिर मैं 3-4 हज़ार किलोमीटर और गाड़ी चलाई, उसके बाद हम लोगों ने सेल कर दी थी। तो अगर आपको तो प्राइस इस गाड़ी का, तो मैं जब इसी साल मैंने खैर सेल किया था तब तक कंपनी जा चुकी थी, तो मैंने जनवरी में सेल की थी 2022 में, तो मेरी गाड़ी का रेट सिर्फ 1,00,000 रुपये आया। ठीक है। तो कंपनी चली जाती है उस वजह से, वरना वो 1,15,00,000 में चली जाती, लेकिन वो कह रहा था कि 1,00,000 दे दो कि गाड़ी में थोड़ा काम भी है। मेरी गाड़ी में सस्पेंशन का काम था, वो खैर सब वो 2,000 में निपट देते हैं वो लोग। खैर कोई नहीं। खैर फोर्ड की गाड़ी की रीसेल पहले से ही कम थी। ठीक है। बाकी गाड़ी बहुत रिलायबल है, आप खरीद सकते हैं सेकेंड हैंड मार्केट में। तो मैं आपको बोलूँगा आप गाड़ी चेक करके लेना, कोई भी मारुति की भी आप गाड़ी ले रहे हो चेक करके लेना। ठीक है। और आप फोर्ड का कोई मैकेनिक होगा ना, मतलब जो स्पेशलाइज्ड हो इन गाड़ियों में, या किसी सर्विस सेंटर से ही ले जाना किसी को, मतलब वो दे दे, मतलब एक टेक्नीशियन आपके साथ भेज देंगे, कुछ चार्जेस होते हैं उनके, तो आप उनको ले जाना, वो गाड़ी चेक करके बता देंगे कि कैसे क्या प्रॉब्लम है। अगर वो बता देंगे गाड़ी ओके तो ले लेना, नहीं तो मत लेना। ठीक है। तो यही थी गाड़ी मेरे हिसाब से, तो भाई रिकमेंडेड गाड़ी, आप बिल्कुल जा सकते हो इस गाड़ी में। ठीक है भाई। तो भाई चलो यही थी कुछ ऐसी वीडियो, उम्मीद करता आपको पसंद है, और गाड़ी पॉसिबल होगी तो मैं आपको दिखा भी दूंगा। ठीक है। तो भाई अगर आपको वीडियो पसंद है तो भाई आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कि भाई आपका एक लाइक मेरे को बहुत मोटिवेट करता है। फिर आपको आगे आने वाली ऐसी और वीडियोस देखनी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। उसके बगल में एक बेल आइकन आएगा, आप उसको भी दबा देना, ताकि आपको मेरी वीडियो जब आ रही है तो उसकी नोटिफिकेशंस मिल जाए। ठीक है। और अगर किसी भाई को ओनरशिप वीडियो देना अपनी कार का, तो भाई आप मेरे को इस ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हो, मैं ज़रूर आपकी कार को ओनरशिप वीडियो भी बना दूंगा। तो भाई चलो ये थी कुछ वीडियो, अब मैं आपको अगली एक वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब बाद में मिलते हैं। ओके बाय, थैंक यू।